Welcome to my channel Entertainment Team। ढोलपुर गांव में प्रीति अपनी बेटी और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। प्रीति बहुत मेहनती थी, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण वह लोगों के कपड़े धोकर व उन्हें प्रेस करके अपना घर खर्च चलाती थी। प्रीति के पति का नाम रमेश था। रमेश की 2 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। काम करके प्रीति को जो भी पैसे मिलते उसका वह एक हिस्सा अपनी बेटी की पढ़ाई और दूसरा हिस्सा अपनी सास के इलाज के लिए बचा कर रखती थी। साथ ही साथ प्रीति घर का सारा खर्च संभालती थी और घर के सारे काम करती थी। वह अपने पुराने वक्त को याद करके हमेशा दुखी हो जाती थी। कड़ी मेहनत करने के बाद भी प्रीति अपना घर खर्च बहुत मुश्किल से निकालती थी। प्रीति की सास प्रीति को मनहूस मानती थी और हमेशा बिस्तर में पड़े पड़े उसे ताना मारती थी। एक दिन प्रीति की सास प्रीति को बुलाकर कहती है, अरे इस बुढ़िया को कोई पानी पिलाएगा या नहीं? मेरे बेटे को तो तू खा गई है, अब क्या मुझे भी खाना चाहती है? ना तू मेरे बेटे के जीवन में आती, ना मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाता। सासू माँ, आप मुझे हर वक्त ताना क्यों देती हैं? मैंने आपके बेटे की जान नहीं ली है। मैं आपकी सेवा करती हूँ और आप बदले में मुझे हर वक्त गालियाँ देती हैं। गालियाँ नहीं दूँ तो क्या तेरी पूजा करूँ? मेरी सेवा करके मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही है। माँ जी, घर के हालात तो आप जानती ही हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता है। आप मेरा हाथ नहीं बटा सकती तो मुझे परेशान भी मत करिए। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपने रोज के काम में लग जाती है। प्रीति हर रोज दूसरे घरों से कपड़े लेकर पास के ही तालाब में कपड़े धोने चली जाती है। अगले दिन भी प्रीति सुबह सुबह तालाब जाकर अपने काम में लग जाती है और दोपहर में जब वह घर लौटती है तो प्रीति की बेटी रिया प्रीति से कहती है, माँ, दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह दर्द से करहा रही है और आपको भी याद कर रही थी। प्रीति अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ जी? काम के बहाने कहाँ चली जाती है? कब से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लग रही है मनहूस। माँ जी, बाहर जाकर कपड़े नहीं धोऊंगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? अभी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। इतना कहकर प्रीति अपने सास के पैर दबाने लगती है। इसके बाद प्रीति घर के काम में लग जाती है। घर के काम के साथ साथ वह कपड़े भी प्रेस करती जाती है। सारा काम खत्म करके प्रीति सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रीति जोड़े हुए पैसे गिनती है और कहती है, इतने कम पैसे में तो महीने भर का राशन भी नहीं आ पाएगा और माँ जी का इलाज भी तो कराना है। तभी प्रीति की पड़ोसन रीता आ जाती है और प्रीति से कहती है, प्रीति, मैंने तुम्हें अपनी यह साड़ी अच्छे से धोने के लिए दी थी। तुमने यह साड़ी धुल तो दी है, लेकिन इसमें एक छेद भी कर दिया है। नहीं रीता, इस साड़ी में पहले से ही एक छेद था। शायद तुमने इसे देखा नहीं होगा। नहीं प्रीति, मैं नहीं मानती कि मेरी साड़ी में पहले से ही एक छेद था। यह जरूर तुमने ही फाड़ी होगी। तुम्हें इस साड़ी की आधी कीमत चुकानी ही पड़ेगी प्रीति। नहीं रीता, ये तुम क्या कह रही हो? यह साड़ी मुझसे नहीं फटी है और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? दोनों की बातें सुनकर रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप यह काम छोड़ दीजिए। आपकी बातों पर अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो आइंदा से आप इनके कपड़े मत धोइएगा। हाँ हाँ, ठीक है प्रीति, मैं भी अपने कपड़े तुमसे नहीं धुलवाऊंगी। तुम तो बस मेरी इस साड़ी की कीमत मुझे चुका दो।
ठीक है रीता, यह कुछ पैसे तुम रख लो, पर तुम जो भी कर रही हो वह ठीक नहीं है। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रीता पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, आप अकेले कब तक मेहनत करोगे? अब मैं भी आपके काम में आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं रिया, मेरा सपना है कि तुम एक बड़ी अधिकारी बनो। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारे काम मैं कर लूँगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ दिन बाद पूरे गांव में सूखा पड़ गया। नदी, तालाब सब सूख गए थे। पेड़ों से सारे पत्ते भी झड़ चुके थे। प्रीति भी बहुत परेशान हो गई थी। तालाब सूख जाने के कारण प्रीति कपड़े कैसे धोती? प्रीति अपने परिवार के लिए अब 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी। एक दिन रिया आकर अपनी माँ से स्कूल की फीस मांगती है। प्रीति रिया से कहती है, रिया बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारी फीस का इंतज़ाम कर दूंगी। इतना कहकर प्रीति सोचते सोचते किचन की तरफ जाती है खाना बनाने के लिए, तो देखती है अनाज तो बस इतना थोड़ा सा ही है। इससे मैं अपने परिवार का कैसे पेट भरूंगी? हे प्रभु, ये कैसा दिन आ गया है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती हूँ। हे प्रभु, मेरी मदद करो। दुखी प्रीति खाना बनाने के लिए जैसे ही चावल में पानी डालती है, तो देखती है कि एक चमकता हुआ फल चावल में गिरता है और वह चावल का कटोरा चावल से भर जाता है। तभी रिया किचन में आकर यह देख लेती है और कहती है, माँ, ये चमकता हुआ फल कौन सा है? और इस फल ने जैसे ही चावल के कटोरे को छुआ, तो ये चावल का कटोरा भर गया। हाँ रिया, यह तो कोई चमत्कार लग रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ, क्यों ना हम इस फल को किसी और चीज़ में भी डालकर देखें, शायद वह भी ज़्यादा हो जाए। तभी रिया उस फल को उठाकर पानी की बाल्टी में ले जाकर डाल देती है और वह बाल्टी भी पानी से लबालब भर जाती है। प्रीति और रिया यह चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रीति यह चमत्कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, यह चमत्कार आपने ही किया है। आपने हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही ज़रूर इस फल को हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर प्रीति उस फल को दूसरे अनाज के बर्तन में डाल देती है और वह अनाज भी भर जाता है। ऐसा करके प्रीति ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लेती है और उस अनाज को प्रीति पड़ोस की दुकान रामू की दुकान में ले जाकर बेच देती है। प्रीति रामू दुकानदार से कहती है, रामू भाई, मैं इस अनाज को बेचना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस देनी है। लेकिन प्रीति, तुम इतना राशन लाई कहाँ से हो? हाँ भाई, यह राशन मेरे पास रखा हुआ था। कृपया इसे लेकर मुझे कुछ पैसे दे दो। प्रीति पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन प्रीति उसी फल से और राशन इकट्ठा कर लेती है। अब यह सब देखकर रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आपको किसी के भी कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं होगी ना माँ? नहीं रिया, यह गलत है। हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज रात हम लोग हमारे गांव के सूखे तालाब में जाकर इस जादुई फल को डाल देंगे, ताकि वह तालाब भी पानी से भर जाए। रात होते ही प्रीति और रिया तालाब में जाकर उस फल को डाल देती हैं। जैसे ही वह फल सूखे तालाब में जाता है, तो वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है और गांव में हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह गांव के सारे लोग तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं और पानी से भरे तालाब को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तब रीता कहती है, अरे, कल तक तो इस गांव में सूखा था, अचानक रातों रात यह गांव हरा भरा और यह तालाब भी पानी से भर गया।
तब रामू रीता को बताता है, कल दोपहर को भी गरीब प्रीति मेरी दुकान आई थी अनाज बेचने के लिए और मेरे पूछने पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ठीक कह रहे हैं जी आप। मैंने भी देखा है कि अब उनके दिन बदल गए हैं। हमें सच का पता लगाने के लिए उसके घर में छिप कर जाकर देखना होगा कि सच क्या है। रामू और रीता प्रीति के घर के बाहर खिड़की में जाकर छुपकर देखते हैं। तभी प्रीति बोरी में जादुई फल डालती है तो ढेर सारा अनाज की बोरियां प्रकट हो जाती है। यह चमत्कार रामू और रीता देख लेते हैं और आपस में बात करते हैं। देखा रीता, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। रीता इस जादुई फल से इतने पैसे कमा रही है। हाँ जी, और हम मेहनत करके पैसे कमाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम इस फल को आज ही चुरा लेंगे ताकि हमें भी अब जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी उस जादुई फल को चुराने की योजना बनाते हैं। मौका पाते ही रामू उस फल को प्रीति के घर से चुरा कर ले आता है और दुकान ले जाकर उसे राशन के बोरे में डाल देता है। तभी एक धुआं उठता है और दुकान में रखा सारा राशन गायब हो जाता है। पूरी दुकान खाली हो जाती है। यह देखकर रामू हैरान हो जाता है और अफसोस करके कहता है, अरे यह कैसे हो गया? सारा अनाज खाली कैसे हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। ना कहकर रामू रोने लगता है। तभी वहाँ प्रीति और रिया जाती हैं। प्रीति रामू से कहती है, भाई साहब, मैंने आपको फल चुराते देख लिया था, लेकिन आपने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। प्रीति, मैंने तुम्हें इस जादुई फल को इस्तेमाल करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने भी इस फल को चुरा कर लाया हूँ, लेकिन इसका प्रभाव तो उल्टा ही हो गया। मेरी पूरी दुकान खाली हो गई। अंकल जी, क्या आप नहीं जानते हैं कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है? भाई साहब, यह जादुई फल ईश्वर का चमत्कार है। मैं बहुत परेशानी में थी, शायद इसलिए ईश्वर ने मुझे यह जादुई फल उपहार में दिया था, लेकिन मैंने इस फल का कभी दुरुपयोग नहीं किया है, ना ही इसे लालचवश कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन आपने तो लालच में आकर इसे चुरा लिया, इसीलिए आपके साथ इसका उल्टा प्रभाव हुआ है। रामू को प्रीति की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह प्रीति से माफ़ी मांगता है। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, ना ही कभी चोरी करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए थैंक यू।